ऑन पेपर देखनी है। अगर आपको एक सेकेंड हैंड जेन्युइन गाड़ी लेनी है तो हैचबैक की अगर बात की जाए 2.5 लाख 3 लाख के अच्छे कंडीशन में आपको हैचबैक काफ़ी मज़ेदार वाली मिल जाएगी। कि मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ कम से कम स्क्रैच में रहे और उसी के साथ मुझे क्लीन एंड टचअप गाड़ी मिले। हैवी डेंट मार्क हैं उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते और उसकी वजह से आपका जो है रीसेल वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो भाई बढ़ती इनकम के साथ साथ हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उसके घर एक गाड़ी हो, चाहे वो नई हो या पुरानी, कोई भी बात नहीं, उसके लिए गाड़ी होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत टाइम से सोचा यार ये वाला टॉपिक जो है बहुत टाइम से कवर अप किया जाए और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि यार एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में क्या कठिनाई आती है। वो सारे टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेकआउट कर सकते हो और एक सेकेंड हैंड बेहतर गाड़ी बाय कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट होता है कि हमें गाड़ी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, एक्सीडेंटल तो नहीं होगी, कहीं उसका सर्विस रिकॉर्ड बुरा तो नहीं होगा। वो सारे डाउट आज के वीडियो में पूरा प्रॉपर क्लियर होने वाला है। बेसिकली अगर बात करें मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप ऑलमोस्ट गाड़ी की सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो और वो आपको बेहतर एक गाड़ी दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, या बजट के बाद आएगा आपका क्या सेगमेंट के बाद आएगा आपका फिजिकल चेकअप, उसके बाद आएगा टेस्ट राइड चेकअप और लास्ट में आएगा डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी 5 चीज़ें हैं सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में काफ़ी मदद करेगा। अभी मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ मारुति की कौन सी सियाज है और ये गाड़ी जो है काफ़ी 5 साल चली हुई है, 93,000 किलोमीटर ये चल चुकी है गाड़ी। और मैं एक पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, ये ओवरऑल सारी गाड़ी के लिए अप्लाई होगा जो चीज़ मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने आपको गाड़ी के अंदर जो 5 टॉपिक बताई वो सारी 5 जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में। चलिए सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं बजट सेटिंग कैसा होगा भाई। अब आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो इनकम है मंथली क्या एक्सपेंस आ रहा है, अगर उसके बावजूद भी आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है उसका क्या प्रोसेस होगा वो एक अलग टॉपिक में कवर अप कर दूंगा। अगर चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप वो कैसा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बात करें लोन प्रोसेस की, वो आपने सारा कुछ कंप्लीट करा लिया। एक सपोज एक 5 लाख का बजट लेके चलते हैं अपन कि मुझे भाई 5 लाख का बजट है मेरा, मैंने 5 लाख के बजट में ये गाड़ी देखनी है। सबसे पहले सेगमेंट क्या क्या होती है, हैचबैक होती है, हैचबैक के बाद होती है आपका थोड़ा सा मिनी या फिर जो अभी माइक्रो एसयूवी चल रहा है वो होता है, उसके बाद होता है सिडान और एक होता है आपका प्रॉपर एक एसयूवी। ये 4 से 5 सेगमेंट होती है जो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करें अगर आपका जो यूटिलिटी कैसा है उसके ऊपर आप जाना है तो आपको बेसिकली बोलूँगा कम से कम प्राइस में आपको हैचबैक मिल जाएगी। और जो अभी इंडियन मार्केट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि क्रॉसओवर एसयूवी या फिर मिनी एसयूवी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी जो जिसको बोला जाता है, जो क्रेटा सेल्टॉस वगैरह जो आती है या फिर जो अगर बात करें टाटा पंच या फिर फ्रॉन्क्स वगैरह जो आती है वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में ज़्यादा चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें थोड़ा सा अगर आपको फील चाहिए लग्जरी वाला, थोड़ा सा ऑरा चाहिए मज़ेदार वाला, तो आपको एक ऐसी सिडान गाड़ी जो लेनी पड़ेगी अच्छी खासी जो अच्छा माइलेज भी दे और ग्राउंड क्लियरेंस में अच्छा हो और एक कंफर्ट भी दे। बात करें हमने किया 5 लाख का बजट, 5 लाख के बजट में ये सारी सेगमेंट की गाड़ी आ जाएगी। हाँ अब आपको चाहिए कि एकदम बड़ा गाड़ी चाहिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और थोड़ा सा जैसे कि मैंने क्रेटा सेल्टॉस वगैरह की बात की वो थोड़ा सा अगर जाएँ तो थोड़ा सा बजट एक्सीड कर सकता है। लेकिन हैचबैक की अगर बात की जाए 2.5 लाख 3 लाख के अच्छे कंडीशन में आपको हैचबैक काफ़ी मज़ेदार वाली मिल जाएगी। हमने किया बजट सेटिंग के बाद किया हमने क्या सेगमेंट हमने चॉइस किया। बात करें अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको अभी इसी वक्त बताने जा रहा हूँ, कौन सी, फिजिकल बॉडी चेकिंग की। हम बाहर से पूरे गाड़ी का बॉडी चेकअप करेंगे जिस वजह से कहीं ना कहीं वो एक सबसे प्रायोरिटी हो जाता है कि मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ कम से कम स्क्रैच में रहे और उसी के साथ मुझे क्लीन एंड टचअप गाड़ी मिले, कहीं रिपेंटेड तो ना हो या फिर बॉडी पैनल चेंजेस तो ना हो, मेजर एक्सीडेंटल चेंजेस ना हो। बात करें यहाँ पे देख सकते हैं यार गाइस ये मारुति की गाड़ी है, प्लीज़ जज मत करना, मैं कोई पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक कोई भी मतलब पूरे ओवरऑल गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप देख के जस्टिफाई कर सकते हो, अपने आप को क्लैरिटी दे सकते हो कि मैं इस गाड़ी के साथ जा सकता हूँ सेकेंड हैंड में। सबसे पहले बात करें पूरे ओवरऑल एक 360 व्यू ले लेना है गाड़ी का कि कैसा इमेज है।
360 व्यू लेने के बाद एक एक पैनल में आपको डिटेल में देखना है। गाड़ी थोड़ी गंदी है तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना। बात करें अगर डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल में आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्क्रैच या फिर डेंट्स जो आपको वॉशिंग कराने के बाद जो डिटेल्स में दिखते हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। अक्सर जो है डार्क कलर में जो हैवी स्क्रैचेस दिखते हैं, और लाइट गाड़ी में तो स्क्रैचेस उतने प्रॉपर समझ आते नहीं हैं। और मेन रीपेंटेड का कैसे पता करें, रीपेंटेड ओवरऑल कैसे पता करें वो अब मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं देखिए, रीपेंटेड में ना जो पैनल जो पेंट हुआ होगा या फिर जो नहीं हुआ होगा उसमें ना मेजर कंपैरिजन दिख जाता है अगर गाड़ी क्लीन अप हो तो। वाइट गाड़ी में अक्सर जो अगर गाड़ी जो है लंबा टाइम तक रहा होगा तो पीलापन आ जाता है, अदरवाइज नॉर्मली आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा। आपको डीपली देखना पड़ेगा। अगर आप अंधेरे में देख रहे हैं तो टॉर्च मार के आप अपने गाड़ी में देख सकते हैं ताकि वो कैसा दिख रहा है। बाकी अदरवाइज ऐसे दूर से देखें तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा। अब मेन चीज़ यहाँ पे एक्सीडेंटल की अगर बात करें तो यहाँ पे अपना बिडिंग्स को जो है खोल के देख सकते हैं ताकि समझ आए कि ये जो है कट आउट हुआ हो या फिर ना हुआ हो। मेन यहाँ पे आपको समझ आएगा कि आपको एक्सीडेंटल गाड़ी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको चारों जो है हर जगह के बिडिंग्स खोल के देखना है, इस वजह से समझ आ जाएगा कि आपको मेन क्या क्या चीज़ें मिल रही है और कैसे कैसे चीज़ें मिल रही है। हो सकता है इस वीडियो में 19-20 ऊपर नीचे कुछ हो, अगर मेरे से कुछ छूट जाए तो आप एक बार कमेंट में बता देना कि वो क्या है और नहीं है। हमने बात किया ओवरऑल बॉडी की, मैंने एक आपको और ओवरव्यू दे रहा हूँ, एकदम डीप में नहीं जा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। बम्पर में तो स्क्रैच छोटे मोटे रहते हैं, छोटे मोटे जो है नेग्लेजिबल हैं वो आप इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हैवी स्क्रैचेस हैं, हैवी डेंट मार्क हैं, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते और उसकी वजह से आपका जो है रीसेल वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो भाई हमने देख लिया गाड़ी का ओवरऑल 360 वॉक अराउंड। अब चलते हैं मेन गाड़ी का मेन जो हार्ट होता है उसकी ओर। क्या चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, मेन गाड़ी का इंजन स्पेक्स। मेन यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है गाड़ी का जो इंजन है, इंजन बे एरिया है वो नीट एंड क्लीन है या फिर नहीं है। नीट एंड क्लीन है या फिर नहीं है। अभी तो गाड़ी गंदी है तो इसको आप लोग ज़रूर से माइंड मत करना। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि गाड़ी जो अभी चल के आई है ना। हाँ, सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, मेन जो होता है गाड़ी का प्रायोरिटी चीज़, यहाँ पे बैटरी को आपको चेकअप करना है। बैटरी का लिक्विड कैसा है, प्रॉपर है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे आपको ग्रीन दिख जाएगा, नहीं है तो आपको इससे आपको समझ आ जाएगी। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको मेन इंजन ऑयल का जो गेज निकाल के देखना है और लेवल चेक करना है कि इंजन ऑयल का गेज कितना है, इंजन ऑयल कितना है, प्रॉपर लेवल अप है या नहीं है, मोटा है या नहीं है। मोटा नहीं होना चाहिए, इंजन ऑयल पतला होना चाहिए। मेन मैंने बताया इंजन स्पेक्स का, इंजन ऑयल किस तरीके से काम करना है। और एक चीज़ मैं बताऊं, मेन कूलेंट आपको चेक करना है कि गाड़ी में प्रॉपर कूलेंट है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिकली बात करें उसमें आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास वो सारे डिवाइसेस नहीं होते जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली इस गाड़ी को चेकअप कर सकें। बाकी ओवरऑल बात करें, ये हमने देख लिया बाहर से। अब एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, क्या चीज़, वो चीज़ सुनिए आप। तो भाइयों देखिए, गाड़ी को मैंने कर दिया अब चालू। अब मेन गाड़ी का जो इंजन साउंड है, इंजन के अंदर कोई साउंड है या नहीं है वो आपको प्रॉपर चेक करना है। वो आपको सुन के ज़रूर से समझ आएगा। और जो है शाफ्ट का जो क्रैंक का जो आवाज़ होता है उसमें कहीं टिक 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 करके आवाज़ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको इसका इंजन साउंड सुना देता हूँ, देखिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस आपको मिल रही है इस गाड़ी के। यहाँ से आप ये गेज निकाल के इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। और एक चीज़, गाड़ी को स्टार्ट करके कभी भी अपना इंजन ऑयल का गेज ना खोले या फिर कूलेंट का ये जो है। तो भाइयों लोकेशन तो फ़िलहाल हमने चेंज कर लिया है। फ़िलहाल के जो मैं आपको बताने वाला था, गर्म गाड़ी या फिर रनिंग गाड़ी में इंजन का जो ऑयल गेज है वो उसको नहीं खोलना है और कूलेंट का कैप है वो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आपका फेस भी जल सकता है अगर वो बैक मार दिया तो। हमने देख लिया गाड़ी का ओवरऑल इंजन के बारे में डिटेल में बात कर लिया कि क्या चेक करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली आप नहीं जा सकते, अगर आपके पास डिवाइसेस भी हैं तो ऑपरेट करने के लिए वो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके नोन में कोई पर्सन है, कोई मैकेनिक को आप जानते हो या फिर कोई सर्विस रिकॉर्ड के लिए आप शोरूम लेके गए हो गाड़ी को, तो वहाँ पे आप बिल्कुल करवा सकते हैं। वो मिनिमल आपसे चार्ज करें, हो सकता है 2-2.5 हज़ार चार्ज कर लें, डिपेंड करता है गाड़ी पे कि कितनी बड़ी गाड़ी है वो।
और जो चेकिंग टाइम में है प्रोसेस लगता है। मेन अब बात करते हैं मेन जो गाड़ी से रोड से जो टच होके चलती है टायर कि टायर मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी रीसेल वैल्यू को बढ़ाने में या कम करने में, कि गाड़ी का जो टायर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, कितना मटेरियल बाकी है या नहीं है, वो आपका मेन गाड़ी का एक्चुअल हर एक डिटेल ऐसे विजुअली बता देता है कि आप गाड़ी किस वे में चलाते हैं। अगर हाल ही में आप टायर चेंज करके डलवाए हैं या टायर चेंज किए हैं तो वो आपको नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अगर अच्छा खासा आपने चलाया है तो आपका हर एक चीज़ ये डिफाइन करता है आपका टायर। अब बात आती है गाड़ी के इंटीरियर की ओर। इंटीरियर से अगर बात करें, इंटीरियर में क्या आप चेक कर सकते हो, नीट एंड क्लीन है या फिर जो लेदर वगैरह है वो प्रॉपर है या फट गए हैं या नहीं है। और बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो क्लस्टर वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो सबसे बड़ा जो एक चीज़ बोलूँ, मार्केट में जो चीज़ चल रहा है मीटर बैक, वो कैसे बचे अपन, वो उससे बचने का तो एक ही लॉजिकल है, शोरूम में सर्विस रिकॉर्ड है प्रॉपर, हर एक रिकॉर्ड है या नहीं है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कैसा है, और गाड़ी के आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि कैसा गाड़ी मिल रही है आपको। उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली जो किलोमीटर बोला जा रहा है उतना चली है या फिर नहीं चली है। ठीक है, वो एक लॉजिकल है। बाकी यहाँ पे नीट एंड क्लीन इंटीरियर से ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, बस साफ़ सुथरा देखना है, कैसे कुछ टूटा टाटा है। और मेन यहाँ पे सस्पेंसन आपको चला के समझ आएगा, जो कि मैं अगले जस्ट टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। ड्राइव जो है आपको बहुत कुछ बता देगा कि गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है। और एक चीज़ और बताना रह गया मेरा, क्या चीज़, हाँ, चलाने से पहले आप गाड़ी में ज़रूर से चेक कर लें कि प्रॉपर क्लच दब रहा है या नहीं दब रहा है, ब्रेक दब रहा है या रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक्सीलेटर कहीं जाम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। और यहाँ पे क्लच का कितना प्ले है, यहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा उससे कि गाड़ी का क्लच में काम है या नहीं है, या फिर क्लच चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ। ये रिटर्न आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी गाड़ियों में क्लच तो दब जाता है लेकिन रिटर्न जो है आधा ही आ पाता है, उससे क्लच में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में जो आपको कभी ना कभी गियर बॉक्स में भी इवन काम दे देगा या फिर क्लच का तो काम देगा ही देगा। सबसे पहले तो है यहाँ पे क्लच वाला जो मैंने बताया, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर वो चेक करना है और पहला गियर डाल के देखना है। जो इनिशियल टॉर्क होता है, गाड़ी अपने हिसाब से गाड़ी उठा रही है या फिर नहीं उठा रही है, वो पिकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब इनिशियल टॉर्क ही गाड़ी नहीं ले पाएगा तो फिर आगे क्या पिकअप देगा वो गाड़ी, फिर वो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। हालांकि कोई भी डीलर ये चीज़ ज़रूर नोटिस करके देगा, क्योंकि इनिशियल में ही आपको वो स्वाद ख़राब हो जाएगा तो फिर आपका एक्सपीरियंस तो बैड हो ही गया ना, तो फिर वो आप गाड़ी क्यों लोगे। तो ये चीज़ आपको एक अपने अंदाज से वो ट्राई करना है। और जब भी आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ट्राई करने जाओ तो और भी गाड़ियाँ थोड़ा सा टेस्ट करके जाओ, ताकि वो डिफरेंस समझ आए कि उसमें क्या है और वो जो आप चला के आओ उसमें क्या आपको मिल रहा है। और तीसरी बात यहाँ पे अपन आते हैं, जैसे कि मैंने अभी गाड़ी में थर्ड गियर लगाया है, तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग ज़रूर से देखना है कि गाड़ी में गियर शिफ्टिंग प्रॉपर हो रहा है या फिर कहीं अटक रहा है या फिर कहीं कुछ मिस हो रहा है, वो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, क्योंकि गियर ही सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। अगर अपने को पावर चाहिए, थ्रिल चाहिए, पिकअप चाहिए, तो कहीं ना कहीं डाउन शिफ्ट जो प्रॉपर काम कर रहा है, अप शिफ्ट प्रॉपर काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। जैसे मैं अभी एक्सीलेटर दे रहा हूँ, देखिए मैं अभी फोर्थ गियर में शिफ्ट करूँगा तो मुझे जो है जो टाइमिंग जो है वो एक प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, वो एक चेक कर लेनी है। आरपीएम जो आपको सारे आरपीएम में मैच करके देख लेनी है, जो एक एवरेज आरपीएम रखता है 2000, 2500, 3000 तक मैक्सिमम आपको रखना है। और हायर स्पीड में आपको जो है मेंटेन करके देखना है, क्रूज काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, वो नहीं कर रहा है। और सबसे मेन ज़्यादा व्हील अलाइनमेंट यहाँ पे आपको एक्चुअल में पता चलेगा। और अभी मैं हाथ नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेन हाईवे देख सकते हैं, बस वगैरह पूरा जा रहा है, तो व्हील अलाइनमेंट आपको कैसे पता चलेगा, आपको स्टीयरिंग से पता चल जाएगा। आप हल्का हल्का छोड़ के देखेंगे, गाड़ी जो है अपने रोड से इधर इधर हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी प्रॉपर तरीके से व्हील अलाइनमेंट काम आ रहा है या फिर नहीं काम आ रहा है। पावर स्टीयरिंग तो समझ आ जाएगा, टाइट है या बहुत ज़्यादा टाइट है या लाइट है, वो ज़्यादा समझ आ जाएगा।
मेन अब आती है फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे एसी कंप्रेसर केबिन कैसे कूल कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से, मतलब आपको थोड़ा सा लॉन्ग राइड पे लेके जाना है, मतलब आधे 1 पौन घंटे के राइड पे लेके जाना है उस गाड़ी को, तो आपको समझ आएगा कि आपके जो केबिन जो कूलिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, गर्मी में कैसा रिस्पॉन्स करेगा, लोअर स्पीड के फ़ैन में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कूलिंग मिल रहा है, और टेम्परेचर लो में कैसा कूलिंग मिल रहा है, वो सारी चीज़ें डिटेल एक एक डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। और इसके अलावा इंटीरियर से मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि मेजर ऐसा चेक करना चाहिए। बाकी जो मैंने एक्सटीरियर में आपको बताया वो सारी चीज़ें तो चेक करनी ही पड़ेगी। पॉइंट्स मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया बजट, दूसरा मैंने आपको बताया सेगमेंट, तीसरा मैंने बताया एक्सटीरियर का पूरा लुकआउट, और फोर्थ मैंने आपको बताया क्या टेस्ट राइड, और फिफ्थ मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट कैसा है, पूरा लीगल है नहीं है, आरसी प्रॉपर तरीके से है नहीं है, थर्ड पार्टी है कि सेकंड पार्टी ओनर है, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें आपको ऑन पेपर देखनी है अगर आपको एक सेकंड हैंड जेन्युइन गाड़ी लेनी है तो। अब वो सारी चीज़ें ठीक तो है, लेकिन गाड़ी ही ख़राब कैसे मिलेगी भाई? सर्विस रिकॉर्ड में आप शोरूम में लेके जाइए, हाँ भले 2 पैसा जेब से जाएगा, लेकिन आपको गाड़ी अच्छी भी तो चाहिए ना भाई। कुछ अच्छे पाने के लिए कुछ अच्छा खोना भी तो पड़ता है, लेकिन आपको वही 2-2.5 हज़ार मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हज़ार लेगा कोई भी सर्विस सेंटर वाला। वहाँ पे आपको कंप्लीट करा लेनी है अपनी सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर कैसे है नहीं है, आपको अपने साइड से सेटिस्फैक्ट्री कर लेनी है खुद को। उसके बाद जाके वो जो आप प्राइस पे कर रहे हो वो एक्चुअल में पे करनी है और घर में आ जाएगी आपकी गाड़ी। तो ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। मैं बहुत समय से धूप में वीडियो बना रहा हूँ तो यार एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। कैसा लगा ये टॉपिक मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और ये रही 93,000 किलोमीटर चली 5 साल पुरानी सियाज, भाई मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी भी है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी है, और इसका फेसलिफ्ट मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में वरना है, वर्टस है, स्कोडा स्लाविया है, लेकिन मारुति वाले इसका फेसलिफ्ट क्यों नहीं ला रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। आप एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आप इस गाड़ी का फेसलिफ्ट चाह रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी भी सियाज है। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।